Good morning, everyone. Welcome to Uni Coaching Classes Bajaj Nagar. So, students, today we are going to learn our next lesson, that is 3.2, The Night I Met Einstein, which was written by Jerome Widman. So, who was born in 1913 and died in 1998. So, he was an American playwright and novelist. So, actually, ड्रामा वगैरह वो लिखते थे एंड नोवेल भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी लिखी वाली है। तो देखिए, इन 1960, सो इफ़ द स्क्रीन इज़ नॉट क्लियर, so you can open the page number 108 of your textbook, so you can understand very well. Okay, so I'm just reading the introduction of the writer. So in 1960, so it is going on. In 1960, he won the Pulitzer Prize for his work. So Pulitzer Prize भी उन्हें मिला था, अ म्यूजिकल टाइटल फियोरेलो. सो इस ड्रामा के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था 1960 में. सो ही कोलैबोरेटेड विथ जॉर्ज एबॉट, जेरी बॉक, शेरिडन हार्निक फॉर इट्स म्यूज़िक एंड लिरिक्स. और म्यूज़िक और लिरिक्स के लिए इन्होंने इन लोगों के साथ क्या किया था, कोलैबोरेट किया था उन्होंने. तो देखिए, हिज बुक आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल हैज़ आल्सो बीन यूज फॉर मूवी ऑफ द सेम नेम. तो देखिए, ये जो एक बुक है जिसका नाम है आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल, तो ये जो एक उनकी बुक है जो एक मूवी के लिए भी यूज़ की गई और उस मूवी का भी नाम वही रखा था. तो चलिए चलते हैं हमारे लेसन की तरफ. पहला पैराग्राफ है यहाँ पे, व्हेन आई वॉज अ वेरी यंग मैन. सो वी कैन सी व्हेन जेरोम विडमैन, जो कि एक राइटर है, वो खुद के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे और खुद का एक एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं, जहाँ पे वो एक बार आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, उनके साथ उनका एक थोड़ा वक्त उन्हें मिला था और जो एक मीटिंग उनके बीच में हुई थी उसके बारे में वो बताने जा रहे हैं. एंड एक्चुअली द एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रेट नाइट, अ ग्रेट टाइम with Einstein, and actually he also tells us the personality or the quality of that person, that is Albert Einstein, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है. तो चलिए, when I was a very young man, जब वो बहुत ही यंग थे ऐसे पीरियड में, I was invited to dine at the house of a philanthropist. Okay, so dine means, यहाँ पे dine का मतलब होता है have a dinner, मीन्स दोपहर का जो खाना वगैरह होता है, खाने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया था. कहाँ पे? एट द हाउस ऑफ अ फिलैंथ्रोपिस्ट. अब ये फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स व्हाट? फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स द पुअर, लाइक स्पेशली बाय गिविंग मनी, समथिंग एल्स, और फूड. जिसे आप समाज सेवी भी कह सकते हैं, एक परोपकारी व्यक्ति भी कह सकते हैं. ऐसे बहुत सारे उसके अर्थ हो सकते हैं, जो दूसरों को कुछ तो भी मदद करता है और वी कैन से अच्छी बातें करता है दूसरों के लिए. सो वी कैन कॉल दैट पर्सन एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट. आफ्टर अ वंडरफुल डिनर, एक डिनर के बाद में, आवर होस्टेस टूक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम. चेयर्स वेर बीइंग अरेंज्ड. आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कॉन्सर्ट. माई होस्टेस सेड वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. तो देखिए, खाने के बाद फिर होस्टेस, अब होस्टेस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है, देखो, अ वुमन हु इनवाइट्स गेस्ट टू अ सोशल इवेंट. अब इफ दैट पर्सन वुड बी जेंट्स, सो उसे आप होस्ट कह सकते हैं. अ मैन हु इनवाइट्स गेस्ट टू अ सोशल इवेंट. अभी होस्टेस मीन्स लेडी है, इसलिए यहाँ पे होस्टेस लिखा है. तो जो भी एक गेस्ट को बुलाती है और एक सोशल इवेंट अरेंज करते हैं, उसे आप होस्टेस कह सकते हैं. ओके, तो देखते हैं आगे.
तो उन्होंने एक बहुत बड़े ड्राइंग रूम में उनको लेके गए थे और वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स भी अरेंज की गई थी। और तभी जो होस्टेस है उन्होंने कहा था, आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर कंसर्ट। व्हाट यू मीन बाय द कंसर्ट? कंसर्ट का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक बाय प्लेयर्स और सिंगर्स। ये बाजू में दे दिया है, देखो, परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक बाय प्लेयर्स और सिंगर। जो भी प्लेयर्स वगैरह होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और सिंगर जो होते हैं, उनके द्वारा एक महफिल, संगीत महफिल आप कह सकते हो उसे, कॉन्सर्ट को। सो संगीत महफिल वहाँ पे अरेंज की गई थी। My hostess said we are going to listen to a very good pianist. A pianist means what? Someone who plays the piano. जो भी एक व्यक्ति जो पियानो बजाता है उसे आप पियानिस्ट कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस है जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे भी एक सेंटेंस है जो आई वॉज अ वेरी यंग मैन, तो जो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करने के लिए बोला जा सकता है। और ये जो पूरा सेंटेंस है फिलैंथ्रोपिस्ट तक आगे पहले से, तो एक आइडेंटिफाई द क्लॉज के लिए आ सकता है। ओके, चलिए आगे। दो एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी। अब पूरे लोग हैप्पी थे, उन्हें एक पियानिस्ट को सुनने के लिए बहुत ही अच्छे पियानिस्ट वहाँ पे आए थे और उनका वो म्यूज़िक उन्हें सुनने को मिलेगा, इसलिए बहुत ही हैप्पी थे लोग। आई वॉज नॉट, मगर एक्चुअली इफ़ वी थिंक अबाउट द आवर राइटर, सो एक्चुअली ही वॉज नॉट हैप्पी विद द, वी कैन से दैट कॉन्सर्ट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उन्हें क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं होता है। सो लाइक वी कैन से, अब हमारे बारे में सोचे तो हम जो भी वर्ड्स और म्यूज़िक दोनों होते हैं वैसे गाने हमें बहुत पसंद होते हैं, जहाँ पे कुछ तो भी मीनिंग निकलता है, कुछ भी एक गाना होता है वहाँ पे, तो वह हमें पसंद होता है। मगर एक सिंपली एक म्यूज़िक बजता है, सो डेफिनेटली वी डोंट अंडरस्टैंड दोज ऑल द थिंग्स, ऐसा नो। सो आई थॉट आई वॉज टोन डिफ। अब यहाँ पे राइटर भी सोचते थे कि वो कैसे टोन डिफ है। अब टोन डिफ का मतलब होता है सो अनेबल टू हियर द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो नोट्स ऑफ म्यूज़िक। जो म्यूज़िक का हाई और लो पिच होता है, वो पिच समझ में नहीं आता है, उन लोगों को हम टोन डिफ कह सकते हैं। सो जिन्हें संगीत और के जो डिफरेंस होता है हाई पिच में और लो पिच में और हाई और लो नोट्स में, वो समझ में नहीं आता है, उसे आप टोन डिफ कहते हैं। तो राइटर कहते कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी एक टोन डिफ हूँ। ओके, सो आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी impolite and waited for the concert to begin। अब दूसरों लोगों के साथ वो भी बैठ गए क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये एक व्यक्ति असभ्य है, ऐसा लग सकता था, इसलिए वो भी वहाँ पे बैठ गए थे। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूज़िक आफ्टर इट बिगैन। अब इनका तो ध्यान नहीं था क्योंकि म्यूज़िक समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पूरा ध्यान उनका दूसरी तरफ था और वो वहाँ पे म्यूज़िक पे अटेंशन नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वाइल आई हर्ड एवरी वन क्लैपिंग, सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर। तो एक्चुअली थोड़ी देर के बाद सभी क्लैप्स कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो तब राइटर को रियलाइज हुआ, दैट टाइम ही रियलाइज दैट एक्चुअली द म्यूजिक इज ओवर और द पीस वॉज ओवर। जो भी एक म्यूजिक पीस था वो अब खत्म हो गया था, अब उन्हें पता चला था। So just then I heard a gentle but firm voice saying, "You are fond of Bach?" तो तभी एक बहुत ही एक जेंटल और बहुत ही एक फर्म वॉइस वहाँ पे उन्हें सुनाई दिया, "You are fond of Bach." So actually it is a question, are you fond of Bach? तो तुम्हें बाक पसंद है क्या? बाक ये एक बहुत ही, यहाँ पे देखो तो उनका पूरा नाम यहाँ पे दिया है, जोहान सेबेस्टियन बाक, अ जर्मन ऑर्गेनिस्ट एंड कंपोजर ऑफ द 17th सेंचुरी। तो एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले एक और म्यूज़िक कंपोज करने वाले 17th सेंचुरी के बहुत ही फेमस ऐसे ऑर्गेनिस्ट थे, तो उनके बारे में पूछा गया है। देखिए तब रिएक्शन क्या होता है हमारे राइटर का।
आई न्यू एज मच एज अबाउट बाक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उन्होंने कहा कि जितना मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पता है उतना ही बाक के बारे में। मीन्स एक्चुअली अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ऐसी पता नहीं है। एक्चुअली वी डू नॉट नो और वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स। इन द सेम वे द राइटर वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग एनीथिंग एल्स अबाउट बाक। उन्हें भी उतना पता नहीं था बाक के बारे में। तो देखिए आगे, आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। हम भी बहुत बार ऐसे करते कि कोई कुछ भी पूछता है और हम उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ भी एक आंसर बता देते, कुछ भी ऑर्डनरी ऐसा आंसर बता देते हैं। ऐसा ही राइटर को लगता है। सो एक्चुअली ही शुड गिव सम ऑर्डनरी आंसर ऑफ इट एंड एक्चुअली ही शुड गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन और ही शुड गेट द escape फ्रॉम दैट प्लेस और escape फ्रॉम दैट सिचुएशन। I turned in order to look at my neighbor and I saw a very famous face. So when the writer turned to give an answer of that question, आंसर देने जा रहे थे, उन्होंने टर्न करके देखा, I saw a very famous face. बहुत ही एक फेमस व्यक्ति वो थे, उनका फेस उन्होंने देखा। ये भी एक सेंटेंस देखो यहाँ पे, जिससे आप कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना आपको बोल सकते हैं। तो उसका आंसर हो सकता है व्हाट अ फेमस फेस आई सॉ। ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो इट वाज समवन विथ अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड अ पाइप। तो कौन था? सो उनका अपीयरेंस उन्होंने बताया कि समवन विथ अ शॉक ऑफ वाइट हेयर। तो उनके हेयर कैसे थे? शाबी, अनटाइडी थे, अस्ता व्यस्त हुए ऐसे हेयर्स थे और एक पाइप मुंह में था। एक्चुअली लोग पीपल जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं इन द सेम मैनर वहाँ पे पाइप भी होता है मुंह में और वो स्मोकिंग करते, तो वो पाइप भी उनके मुंह में था। यस, आगे की 2 लाइन देखिए। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ। अब ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को तो मुझे ट्रूथ ही बताना पड़ेगा, सच ही बताना पड़ेगा, क्या मेरे बाग के बारे में जो कि मुझे पता है। He looked at me as if my answer was very important. And actually that person was looking at him very attentively. बहुत ही ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली दैट द पर्सनस और द राइटर्स आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन। ओके, सो देखिए रिप्लाई फ्रॉम द आवर राइटर। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाग, आई सेड। तो राइटर ने डायरेक्टली बता दिया कि एक्चुअली आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाग, बाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ये भी सेंटेंस डायरेक्ट इंडेक्स के लिए आ सकता है। तो इसका हो सकता है कि ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट बाग। आई सेड दैट, whenever the reporter is I, so that time I, me, my is not changed, हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए I said that I didn't know anything about Bach. So देखिए, I have never heard any of his music. He looked surprised. तो राइटर ने कह दिया कि एक्चुअली आई हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी ऑफ हिज म्यूजिक। बाग का कौन सा भी म्यूजिक मैंने अभी तक सुना नहीं है। सो दैट टाइम दैट पर्सन, अ वेरी फेमस पर्सन who was or who had a shock of white hair and a pipe in his mouth, so he was surprised. ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति बहुत ही सरप्राइज हो गया है। सो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाग, ही आस्क्ड। तो उसने पूछा कि तुमने कभी भी बाग को सुना नहीं है, बाग का म्यूजिक सुना नहीं है। सो ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ। सो हिज क्वेश्चन वॉज सीमिंग लाइक, और ऐसा साउंड कर रहा था कि एक्चुअली लाइक राइटर ने कभी भी बात नहीं की, नहाया नहीं है, ऐसा लग रहा था। ऐसा उन्होंने एक रिप्लाई दिया था। तो देखिए, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बाग, आई सेड बट आई एम नॉट एबल टू, आई एम टोन डेफ। तो राइटर ने कह दिया कि एक्चुअली बाग को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मुझे पहले म्यूजिक समझना होगा, एंड मुझे म्यूजिक समझ में नहीं आता। ही सेज दैट आई एम टोन डेफ, आई कैनॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन हाई एंड द लो नोट्स ऑफ द म्यूजिक। तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली कह दिया था। तो मुझे म्यूजिक ही समझ में नहीं आता, तो बाकी की बातें तो बाद में।
तो देखिए ये है 108 पेज नंबर, और उस पर ये यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंटरटेनमेंट अरेंज्ड फॉर बाय द होस्टेस। एक्चुअली जो भी वहाँ पे लोग आए थे, तो होस्टेस ने वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स किए थे एंटरटेनिंग के लिए। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि दैट द होस्टेस हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर एंटरटेनिंग हर गेस्ट विथ अ or with the kind of music that the writer did not understand, or we can see but actually we can write down there directly, guests with a piano concert. Okay, ऐसे लिखिए, the hostess had made arrangements for entertaining her guests with a piano concert. दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, what was the writer's reaction to classical music। तो उनका रिएक्शन था दैट द, हम वहाँ पे कह सकते हैं द नैरेटर रिएक्शन टू क्लासिकल म्यूजिक वाज दैट ही वाज नॉट हैप्पी। ओके, ये उसका आंसर है। तो चलिए अगली पेज की तरफ, पेज नंबर 109, पहली 3-4 लाइन। द ओल्ड मैन गॉट अप, तभी जो ओल्ड मैन था वो उठ गए वहाँ से, और उन्होंने कहा यू विल कम अप विथ मी, ही आस्क, मीन्स एक्चुअली विल यू कम विथ मी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आ सकते हो क्या। आई जस्ट रिमेन सीटेड, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। अब तभी तक राइटर तो सीट से उठे नहीं थे, मगर वह व्यक्ति उन्होंने रिक्वेस्ट की कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ चलो, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए, सो आई वेंट अप विथ हिम, he took me to a room which had a gramophone in it and asked what kind of music do you like। तो उन्होंने राइटर को एक बड़े से रूम में लेके गए। सो एक्चुअली वेयर देयर वाज अ ग्रामोफोन आपको पता है कि एक्चुअली मशीन फॉर प्लेइंग रिकॉर्डेड म्यूजिक, एक पहली म्यूजिक बजाने वाली एक मशीन थी, जो भी हमारे पास आज टेप्स है वगैरह, म्यूजिक प्लेयर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम डायरेक्टली म्यूज़िक सुन सकते हैं। मगर पहले क्या था कि एक्चुअली एक बहुत बड़ी राउंडेड एक प्लेट रहती थी म्यूज़िक की, और वह उस मशीन में लगानी थी, और उस पर एक इंस्ट्रूमेंट था, वो वहाँ पे लगाया कि म्यूज़िक बजता था। तो वहीं एक ग्रामोफोन वहाँ पे था, और तभी उन्होंने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, तो तुम्हें कौन से टाइप का एक म्यूज़िक पसंद है। उन्होंने कहा, सो राइटर आंसर हियर, well, I answered, I like songs that have words and the kind of music where I can follow the tune। तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक सॉन्ग मुझे पसंद है कि जिसमें वर्ड्स हो, और दूसरी को बात यह है कि एक ऐसा म्यूज़िक जिस ट्यून को हम फॉलो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हम भी गुनगुना सकते हैं, ऐसा कुछ सॉन्ग मुझे पसंद है। तो देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे he smiled and nodded, obviously pleased, you can give me an example perhaps। तो तभी उन्होंने स्माइल किया और थोड़ा सा एग्री होने का एक इंडिकेशन दिया है वहाँ पे। नॉडेड मीन्स मूड हेड अप एंड डाउन टू इंडिकेट एग्रीमेंट। तो उन्होंने भी सहमति दर्शाई वहाँ पे, और कह दिया कि यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स, अगर तुम मुझे एक एग्जाम्पल दे दो कि कौन सी टाइप के आपको सॉन्ग्स पसंद है, तो मैं बजा सकता हूँ। ओके, तो राइटर ने वहाँ पे कह दिया, आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। अब बिंग क्रॉस्बी कौन है, तो अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर है, जो तब की कंटेम्प्रेरी पीरियड में बहुत ही फेमस थे वहाँ पे। ओके, तो देखिए, एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बी वॉइस फिलिंग द रूम। तो उन्होंने कह दिया कि आप भी वो क्या कर सकते हैं कि बिंग क्रॉस्बी का वॉइस जो एक सॉन्ग वहाँ पे सुन सकते हैं, जो कि पूरी इस रूम को फिलअप कर सकते हैं। ओके, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, ही सेड। तो उन्होंने कह दिया, जब उन्होंने बिंग क्रॉस्बी का सॉन्ग लगाया और उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि एक्चुअली तुमने अब भी जो भी सुना है तुम रिपीट कर सकते हो क्या। So the simplest answer seemed to be to sing the lines, so I sang it back to him।
तो एक बहुत ही सिंपल वे था कि एक्चुअली अगर हमें वो समझ में आया है तो सिंग करके बताना है। तो उन्होंने सिंग करके वहाँ पे एक वो गाना गा दिया। ओके, सो दैट पर्सन, देखिए वहाँ पे आगे उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डिप, ही सेड। तो उन्होंने स्माइल कर दिया और उन्होंने कह दिया कि वहाँ पे यू आर नॉट अ टोन डिप पर्सन, सो यू अंडरस्टैंड द म्यूजिक। So as you said that actually you do not understand the difference between the high and low tones of the music, so you are not like that way, so you know very well actually how what is this music or what is the song. Okay, I told him this was one of my favorite songs, something I had heard hundreds of times, so I it didn't really prove anything. तो राइटर ने कह दिया कि एक्चुअली ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ये जो सॉन्ग है मैंने बहुत बार सुना है, मेनी टाइम्स आई हर्ड एंड दैट्स वाई। अगर मैं ये गाना रिपीट करता हूँ ये कुछ भी प्रूव नहीं होता इसमें से। अगर हम एक गाना रिपीट रिपीट सुनते हैं तो डेफिनेटली वी कैन सिंग दैट सॉन्ग, ऐसा नो। तो इन द सेम मैंने राइटर का कहना है कि ये तो कुछ भी नहीं प्रूव करता। तो लास्ट का जो पैराग्राफ यहाँ पे पेज नंबर 109 पे, नॉनसेंस सेड आइंस्टाइन। तो ना आइंस्टाइन यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन डायरेक्टली कहते हैं कि नॉनसेंस। ओके, सो इट प्रूव्स एवरीथिंग, ये सब कुछ प्रूव करता है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अर्थमेटिक लेसन इन स्कूल। तो जो भी पहली बार राइटर जब स्कूल में गए थे तो पहला जो मैथमेटिक का पीरियड होता है वो तुम्हें पता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। तो ये भी सेंटेंस एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के लिए आ सकता है। Suppose at your very first contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in a say long division and or fractions. Could you have done it? तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हारे फर्स्ट पीरियड में जब तुम्हें पहली बार नंबर्स वगैरह उनका फैमिलियर करने के लिए सिखाया जाता था, अगर तभी टीचर ने अगर तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया होता मैथ का, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन हो और फ्रैक्शंस हो, तो तुम कर सकते थे क्या तब, ऐसा उन्होंने पूछा। सो एक्चुअली नोबडी कैन डू इट, ऐसा नो। अगर कहते हैं कि अब पहली बार हमें अगर साइकिल सीखनी है तो डायरेक्ट बिठाया और भेज दिया, ऐसा नहीं जम सकता, ऐसे नो। slowly we learn the bicycle or to balance over it, then manage the हैंडल और द पैंडल, ऐसा नो। और उसके बाद में ब्रेक्स वगैरह ये सब हमें मैनेज करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लर्न कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली अगर आपको हार्ड ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए, आपको नंबर्स भी नहीं पता, तो हम नहीं कर सकते वो काम, ऐसा नो। तो चलिए राइटर का क्या रिप्लाई देखते हैं, मगर उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम आइंस्टाइंस ट्रीटमेंट टू द यंग मैन। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जो यंग मैन को जैसे ट्रीट किया है मीन्स एक्चुअली आइंस्टाइन ने, तो तब उस बात से आपको क्या पता चलता है। तो मैं कहूँगा कि एक्चुअली एक बात पता चलती है और डायरेक्टली आई कैन जस्ट टेल यू द आंसर। Einstein's interest in imparting knowledge can be clearly seen in this extract. इस एक्सट्रैक्ट में हम एक बात बहुत अच्छी तरह से पता चलती है इस बात से कि उन्हें नॉलेज देने में बहुत बड़ा इंटरेस्ट था उनको। सो नैरेटर को म्यूज़िक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट एक्चुअली ही मेड इट अ पॉइंट टू टीच हिम द राइट वे टू एन्जॉय इट। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें एक म्यूज़िक सीखने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया था। और वी कैन से ही वाज काम एंड कंपोज इन हिज अप्रोच, और वी कैन से ही इंश्योर्ड दैट द नैरेटर डिडंट थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज ए टोन डिप। और उन्होंने ऐसा उन्हें तैयार किया कि एक्चुअली उन्हें खुद को टोन डिप ऐसा कहना न पड़े और कह नहीं सके। सो एक पेशेंस था उनमें, वॉकिंग द नैरेटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग एंड एन्जॉइंग। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बहुत ही ये उन्हें सिखाया वहाँ पे।
सो एक ये भी बात पता चलती है कि आइंस्टाइंस विलिंगनेस जो होता है, हमें जो विलिंगनेस होता है वही विलिंगनेस उनमें भी दिखाई दिया था कि इन टीचिंग टीचिंग के लिए जो विलिंगनेस है उनका, एक अननोन पर्सन को उन्होंने सिखाया और वो जो विलिंगनेस उनमें हमें दिखाई दिया वहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात थी कि एक्चुअली जो नैरेटर को उन्होंने ट्रीट किया, सो एक्चुअली that Einstein was thinking actually he is the most important person in the world while he was trying to teach him the music. Okay, ये बहुत सारी ऐसी बातें हमें पता चलती हैं यहाँ पे. So next एक यहाँ पे क्वेश्चन है, do you think the comparison between music and arithmetic was a good one? In what ways? तो एक म्यूज़िक और जो अर्थमेटिक में उन्होंने जो कंपैरिजन किया वो आपको अच्छा लगा क्या? तो आप जस्टिफाई कीजिए, ऐसा उन्होंने किया कहाँ है यहाँ पे. So as per my view, I think so it was a good one. So I think so this is the only one way that the narrator could learn the music. और अगर हम भी अगर देखें कि अगर बच्चों को सिखाना है तो स्टेप बाय स्टेप ही सिखाना पड़ता है, कुछ भी हमें एग्जांपल्स देने पड़ते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें देनी पड़ती है, और वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस बाय विच दैट स्टूडेंट कैन लर्न. ऐसा नो, वही हमें एक वे उन्हें ढूंढना पड़ता है. सो एक्चुअली एक ऐसी बात है, हम कह सकते हैं कि एक्चुअली एक लर्नर को जो एक सिंपल टू एडवांस फॉर्म में ले जाना, ये भी बहुत अच्छी उन्होंने बात की है यहाँ पे. तो मैथ जहाँ पे एक हम उन्होंने बताया कि एक्चुअली पहले हमें नंबर्स पता करने पड़ते हैं, फिर स्लोली वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट. ऐसा नो, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे हमें पता चलती है. मीन्स एक्चुअली जो उन्होंने कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे हमें दिखाई देता है. सो एक हम अगर कहें कि एक्चुअली म्यूज़िक विच इन्वॉल्व्स द टाइमिंग, रिदम, बीट्स, ऐसा नो दैट रिक्वायर सम मैथमेटिकल नॉलेज, ऐसा नो वहाँ पे मैथमेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए. सो Einstein showed like how when we are taught arithmetic, we begin with the simple like numbers, to remember the numbers, actually to identify the numbers, then to the complicated uh, part of it. So in the same manner with the music also, we can say that music with words, like that way we have to go to the next or the complicated things or the part of music. So यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन है लास्ट. एज फार एज लिसनिंग इज कंसर्न, व्हाट डिफरेंट डू यू नोटिस बिटवीन द राइटर एंड आइंस्टाइन? अब आइंस्टाइन और राइटर में क्या डिफरेंस आपको लगता है वो हमें यहाँ पे बताना है. क्या डिफरेंस यहाँ पे है वो हमें बताना है कि राइटर और अगर हम इनमें कंपैरिजन की करें तो आपको क्या डिफरेंस यहाँ पे लगता है, ऐसा उन्होंने कहा है. देखो यहाँ पे, यस. तो अगर हम कहें कि एक्चुअली दैट द आइंस्टाइन वाज हैविंग वाज और ही हैड द गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, सो ही वाज लिसनिंग इट वेरी परफेक्टली. बहुत ही अच्छी तरह से वो लिसन कर रहे थे, अच्छी तरह से वो समझ में आ रहा था उन्हें, ऐसा नो. तो एक डिफरेंस है. और हम कह सकते कि लाइक एक बात हम कह सकते कि लाइक वी कैन से तो Einstein had a keen ear for music, but writer was tone deaf. He was thinking that he was tone deaf, so he could not understand the music. So like that way it was there. So or Einstein used to listening to classical music, whereas the writer preferred songs that had words and the kind of music where he could follow the tune. तो ये एक बात है कि आइंस्टाइन को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद ही था, और जो हमारे राइटर को सॉन्ग्स ऐसे पसंद थे कि वहाँ पे म्यूज़िक और वर्ड्स दोनों हो. तो दैट टाइप ऑफ म्यूज़िक द राइटर वाज
फॉलोइंग, ऐसा नो, और ही वॉज प्रीफरिंग। तो ऐसा यहाँ पे एक आंसर हम डिफरेंस बता सकते हैं। चलिए एक लास्ट पेज है 110 पेज नंबर। पहली एक 4-5 लाइन देखिए। नो ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। एग्जैक्टली इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स। ये एक मैथ लर्न करने के जैसा है। यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन ऑर्डर टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आपको मैथ सीखना है तो पहले नंबर्स आपको पता करने पड़ते हैं, उसके बाद में एडिशन करना पड़ता है, फिर सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर उसके बाद में डिवीजन में विभाजन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको सीखनी पड़ती है, फिर आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस। अब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं एडवांस प्ले करता हूँ। इट वॉज जॉन मैकॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर सिंग दैट बैक ही ऑर्डर। अब उन्होंने क्या बजाया था? द ट्रम्पेटर, जो जॉन मैकॉर्मैक का एक म्यूज़िक है, वो उन्होंने बजाया था, और वहाँ पे वर्ड्स नहीं थे, तो थोड़ा सा एडवांस था। तो एक ट्रम्पेट बजाने वाला व्यक्ति आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ये अब फिर से गाओ। यस, and we went on from level to higher level until he was playing just music without words। तो वो अभी सिंपल से जो एडवांस म्यूजिक है वहाँ पर तक जा रहे थे, जिसमें वर्ड्स नहीं है वहाँ तक वो जा रहे थे, सिर्फ म्यूजिक है वहाँ तक वो एक एक करके सुन रहे थे। आई वॉज अमेज्ड दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू। तो यहाँ पे देख सकते कि आइंस्टाइन पूरा अटेंशन दे रहे थे, जैसे कि ये राइटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर दैट आइंस्टाइन। सो ऐसे पूरा अटेंशन वहाँ पे ही था। और एक बात यहाँ पे इंश्योर कर रहे थे आइंस्टाइन की एक्चुअली दैट द राइटर कुड लर्न समथिंग न्यू, ऐसा नो। सो इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सडनली ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन। अब देखिए ऐसे सिखा रहे थे जैसे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऐसा लग रहा था वहाँ पे जब वो सीख रहे थे वो, और आइंस्टाइन सिखा रहे थे। और हमें भी ऐसा भी सोचना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक को समझना चाहिए। सो ऐसी अगर हमारी अगर ये एटीट्यूड है और टेंडेंसी है तो डेफिनेटली आई थिंक सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन लर्न वेरी वेल। तो देखिए सडनली ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन, और वो उठ गए और उन्होंने ग्रामोफोन बंद कर दिया सडनली। नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बाग। और उन्हें कह दिया कि राइटर को कह दिया कि एक्चुअली नाउ यू आर रेडी और वी आर रेडी टू लिसन टू बाग। अब हम बाग को सुनने के लिए रेडी है। We went down and sat in the hall. Just allow yourself to listen, he said. That's all there is to it। और उन्हें कह दिया, अब वो हॉल में आ गए और वहाँ पे बैठ गए, और उन्हें कह दिया कि बस अब तुम्हें सिर्फ ये म्यूज़िक सुनना है, बस इतना ही आपको करना है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। आई हैव हर्ड दैट पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे। अब वो पीस मैंने बहुत बार उस दिन सुना, और उसके बाद में भी बहुत दिन ऐसे मैंने सुने वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह। बट आई एम नेवर अलोन। मगर तब राइटर कभी अलोन नहीं थे, क्योंकि उनके साथ कौन था? देखिए, आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विद अ शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ। तो हर बार वो एक छोटे से एक व्यक्ति जिनके शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर है, थोड़े से वाइट हेयर्स, उनके शॉक ऑफ मीन्स एक्चुअली वेरी शैबी, बहुत ही अस्त व्यस्त हुए ऐसे हेयर से उनके, और एक मुंह में एक उनके पाइप है जो स्मोकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था। ही हैज़ आईज दैट आर अनयूजुअली वार्म, और बहुत ही अनयूजुअली उनकी आईज थी, ऐसा अनयूजुअली वार्म आईज उनकी दिखाई दे रही थी। व्हेन द कंसर्ट एंडेड आई टू वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली। और जब कंसर्ट ख़त्म हो गई थी तब सिंसियरली, ऑनेस्टली राइटर को समझ में आ गया था, और इसलिए उन्होंने सिंसियरली वहाँ पे क्लैपिंग, तालियां बजाई थी। आवर होस्टेस केम टूवर्ड्स अस, वी बोथ स्टूड अप। अब जब ख़त्म हो गया सब कुछ तब होस्टेस उनके पास आई, आइंस्टाइन और राइटर के पास आई, और उन्होंने
वह खड़े हो गए थे। तो और वो लेडी कहती है, देखो, आई एम सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, ही सेड, गिविंग मी कोल्ड लुक दैट यू मिस सो मच। अब वो वह व्यक्ति ने कह दिया कि आई एम सॉरी आइंस्टाइन, मगर आपने एक कोल्ड लुक मीन्स एक्चुअली, बहुत ही कोल्ड लुक मीन्स एक्चुअली वी कैन से दैट एक इंसेन लुक उनके आइज़ में दिखाई दे रहा था और एक्सप्रेशंस थे वैसे, और उन्हें कह दिया कि दैट यू मिस सो मच, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, ऐसा उन्होंने कह दिया आइंस्टाइन को। आई एम सॉरी टू, ही सेड। अब आइंस्टाइन ने भी कह दिया, आई एम सॉरी टू, हमें भी क्षमा कर दीजिए। माई यंग फ्रेंड हियर आई हाउ एवर वेर एंगेज इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बींग इज कैपेबल। तो आइंस्टाइन ने कह दिया कि मैं मेरे इस यंग फ्रेंड के साथ बहुत ही एक ग्रेटेस्ट एक्टिविटी में एंगेज थे, बिजी थे, जो हर एक ह्यूमन बींग करने के लिए कैपेबल है, वह बात हम करने में एंगेज थे, बिजी थे, ऐसा उन्होंने वहाँ पे कह दिया। सो शी लुक पजल, तो उस लेडी को समझ में नहीं आया, वो पजल हो गई। रियली शी सेड, एंड व्हाट इज दैट, क्या है वो ग्रेटेस्ट एक्टिविटी। तो आइंस्टाइन ने कह दिया, लास्ट में देखिए, लास्ट की बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर्स, और आइंस्टाइन ने स्माइल कर दिया और उनका हाथ राइटर के शोल्डर पे रख दिया, और उन्होंने कह दिया, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी, हम खूबसूरती, सौंदर्य की जो गेट्स है, फ्रंटियर्स मीन्स गेट्स, सरहदें खुलने और खुलाने के लिए गए थे। मैं एक्चुअली जो भी समझने मीन्स एक्चुअली जो खूबसूरती है म्यूज़िक की, उनके गेट समझने के लिए, मीन्स वह समझने के लिए हम वहाँ पे गए थे, ऐसा उन्होंने कह दिया वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कह दी कि एक्चुअली म्यूज़िक को सुनना मीन्स ब्यूटी के गेट्स ओपन होना, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा एक बहुत ही एक एक्सपीरियंस राइटर ने बहुत ही अच्छा बताया जो आइंस्टाइन के साथ उनका था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी देखो। हाउ डिड आइंस्टाइन हेल्प द राइटर अप्रिशिएट म्यूज़िक। अब आइंस्टाइन ने उन्हें कैसा हेल्प किया, जो म्यूज़िक सुनने के लिए कैसे हेल्प किया, यहाँ पे ऐसा पूछा है यहाँ पे। तो हम उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने हेल्प किया। यस, तो एक पहली बात तो हम देख सकते कि उन्होंने वैसा जो जैसा उन्होंने ट्रीट किया है राइटर को, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, उन्होंने पहले उनको एक हम कह सकते कि लाइक आइंस्टाइन पर्सनली कंसर्न अबाउट द नैरेटर्स लैक ऑफ नॉलेज एंड अबाउट बाक, फेमस क्लासिकल पियानिस्ट है वो, ऐसा नो। तो हम कह सकते कि ही ड्रू फर्स्ट आइंस्टाइन ड्रू सिमिलरिटीज बिटवीन म्यूज़िक एंड अर्थमेटिक टू एजुकेट हिम इन क्लासिकल म्यूज़िक। तो पहले उन्होंने थोड़ा सा अर्थमेटिक और म्यूज़िक के को कनेक्टेड किया और सिमिलरिटीज थोड़ी सी बताई, और फिर बाद में आइंस्टाइन मेड द नैरेटर लिसन टू हायर लेवल्स ऑफ म्यूज़िक टिल द पॉइंट द नैरेटर वॉज प्रिपेयर टू लिसन टू म्यूज़िक विदाउट द वर्ड्स। और उन्होंने शुरुआत की वर्ड्स के साथ, वर्ड्स के जो सॉन्ग होते वर्ड्स एंड म्यूज़िक, और थोड़ा सा हायर लेवल लेते लेते एक ऐसा पॉइंट आया वहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक था, और वो उन्हें समझ में आने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी मेहनत की वहाँ पे। और वहाँ पे ये भी उन्होंने एक इंश्योर किया कि एक्चुअली दैट और वी कैन से दैट he also made the narrator feel like the most important person in the world by giving him his full attention, ऐसा ना। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें वहाँ पे हो सकती है, हम बता सकते हैं। What does the last line tell us about? अब जो ये लास्ट लाइन है हमें क्या बताती है, तो ये लास्ट लाइन बहुत सारी बातें बताती है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ आइंस्टाइंस पर्सनैलिटी हमें ये बताती है, पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। सो एक पहली बात है, इट थ्रोज लाइट ऑन आइंस्टाइंस पैशन फॉर नॉलेज एंड हिज ईगरनेस इन इम्पार्टिंग इट टू अदर्स। एक पहली बात, जो ज्ञान और जो उनकी उत्सुकता यहाँ पे है कि दूसरों को सिखाना है, ये जो इम्पार्टिंग नॉलेज, ये जो पैशन है इनका, ये बताने जा रहा है यहाँ पे।
So and his excitement टू ओपन अप अ न्यू स्पीयर ऑफ नॉलेज फॉर अ लर्नर, जो सीखने वाला व्यक्ति है उनके उनके लिए बहुत सारे ऐसे पहलू नॉलेज के वो खोलने के लिए जो एक्साइटमेंट उनकी यहाँ पे दिखाई देती है. सो साइंटिस्ट थे वो यहाँ पे, और साइंटिस्ट आपको पता है कि बहुत ही बिजी रहते हैं, और इनके बिजी शेड्यूल में भी ही मेक्स टाइम एंड पुट्स इन एफर्ट्स टू एंश्योर लर्निंग. ये भी एक बात हम यहाँ पे बता सकते हैं. सो यहाँ पे और एक बात चलती है कि आइंस्टाइंस पेशेंस, परसिस्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन इंश्योरिंग दैट अ गोल इज़ अचीव्ड. तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं यहाँ पे हमें पता चलती है लास्ट लाइन से. ओके, तो चलिए हम यहाँ पे रुकते. सो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है. ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बाय.